नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरू करेंगे सियासी खबर के साथ। खबर बीजेपी से जुड़ी है। राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय में विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही जिलों में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं में समन्वय कैसे बैठाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष मनाए जाने पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया। तो बीजेपी कार्यालय में विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। आगामी चुनाव की रणनीति पर इसमें चर्चा हुई है। और क्या कुछ इस बैठक में हुआ, विशेष संवाददाता मनोज सैनी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। मनोज जी, अभी बैठक खत्म हुई है और लगातार ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक भी हुई है। अरविंद भदौरिया जी है, मंत्री भी शामिल हुए थे। अरविंद जी, क्या हुआ बैठक में? माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कई प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की है, प्लस केंद्र और सरकार की हमारी जो योजना है उसके व्यवस्थित क्रियान्वयन को लेकर जनता के बीच में जाना, ऐसे दो विषयों को लेकर पूरी बैठक को संवाद हुआ। और आप लोग का ये भी कहा जाता है कि जब आप लोग बैठते हैं तो संगठन के साथ बैठते तो सत्ता का फीडबैक भी होता है, सत्ता के साथ आगे कैसे बढ़ना है वो भी होता है, सामंजस्य कैसे बिठाना ये भी होता है। हम सब संगठन ही है, संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है। इसलिए मुझे लगता है हमारे नेतृत्व ने बड़े बहुत व्यवस्थित तरीके से जनता की सेवा, कोरोना काल के समय में भी जो लोगों को की है उस सब का भी यहाँ पे वर्णन भी हुआ। ऐसे कई विषयों पर चर्चा हुई। कुछ और फीडबैक? कोई फीडबैक नहीं है। ये दो विषयों को फोकस चर्चा थी, वो अभी हुई है। जनजाति को लेकर ना ऐसा कोई विषय नहीं है। चलिए, तो दो विषय को लेकर बात हुई है, लेकिन देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और लगातार बैठकों का दौर, इस वक्त भूपेन जी भी जा रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बैठक खत्म हुई है यहाँ और तमाम लोग। चलिए, विधायक है मेरे साथ इस वक्त, मुनमुन राय। ठीक है, आप वो सम्राट खड़ा उसको फोन। क्या हुआ बैठक में, किस तरह का फीडबैक दिया गया है, क्या? हाँ, बस तो वो आ ही रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती को उपलक्ष्य में आने वाले सभी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर में कैसे क्रियान्वित करना, उन तमाम बातों को लेकर आज बैठक निर्देशित की है। कुछ और स्पेशल? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं, सब जो हमेशा होते आई बैठक वही बैठक करता है। चलिए, तो अभी फीडबैक जैसा कह रहे हैं, गोपाल भार्गव जी है मेरे साथ। सर, क्या हुआ? बैठक तो वैसे होती रहती सत्ता संगठन के बीच में, लेकिन आज क्या विशेष? कोविड में किसने क्या काम किया, आगे के कार्यक्रम दिए हैं। दिसंबर के महीने में पार्टी की बैठकें पूरे स्तर तक होना है। सभी मंत्री, विधायक सभी लोग जाएंगे और भी रिपोर्टिंग किसने क्या किया, बेहतर काम अपने अपने क्षेत्र में जी, इसके बारे में यही सब बात। 2023-24 पर भी चर्चा हुई होगी किस तरह आप? नहीं है। चलिए, तो जैसा कह रहे हैं कि जो बातें हुई है, आगामी दिनों में दिसंबर के बाद कई तरह की मीटिंग होना है, बैठ के होना है, उस पर चर्चा हुई है। लेकिन इस बैठक के बाद आप देखिएगा इस वक्त तमाम मिनिस्टर्स बाहर आ रहे हैं। मैं बात करूंगा, यशोधरा राजे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग मंत्री। यशोधरा जी से भी बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं, मैम क्या किस तरह अब जी क्या रहा मैम बैठक में, किस तरह की चर्चा? संगठन की चर्चा संगठन की हुई है सत्ता जी के साथ। जी आप इस बैठक जी में कुशाभाऊ किस ठाकरे तरह- जी के महोत्सव पे। जी तो चलिए, यशोधरा जी थी, बोल रही हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे को लेकर किस तरह से जन शताब्दी वर्ष जो मनाया जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई है। और भी कई सारे लोग हैं जो बैठक में हैं इस वक्त। क्या हुआ बैठक में? कुछ नहीं, वो जब अपने कुशाभाऊ ठाकरे जी की जी, जन्म शताब्दी को लेके हाँ हाँ, चर्चा हुई है और जो केंद्र और राज्य की योजना का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। इस मामले में ये निर्देश दिए।
चलिए, तो कह रहे हैं कि इस आप देखिएगा इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सर क्या सर कुछ तो कहिए सर। अध्यक्ष जी कहेंगे जो कुछ कहेंगे। चलिए, कह रहे हैं अध्यक्ष जी कहेंगे जो कुछ कहेंगे, लेकिन आप देखिए तमाम सारे विधायक मंत्री इस वक्त निकले हैं और चलिए कैसे पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, राज्य और केंद्र की जो सरकारें हैं वो कैसा काम कर रही है उसको लेकर जनता के बीच में जाना और जिन कामों पर जनता को लेकर जाना है उस पर भी चर्चा हुई। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। जी सर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संभाग से बैठकें थी। अभी चंबल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग के विधायकों की बैठक संपन्न हुई है और इन बैठकों में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो जन्म शताब्दी वर्ष सत्य ठाकरे जी का इस वर्ष है और संगठन का पर्व हम मना रहे हैं, तो जन्म शताब्दी वर्ष में नीचे तक अपने संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को लेकर एक व्यापक चर्चा, उसमें हमारे सभी सम्मानीय विधायकों की भूमिका और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र राज्य सरकारों की, उन योजनाओं का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं और आगामी समय में इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से हम कैसे नीचे ले जाने का प्रयास करें, इन सारे मुद्दों पर बीजेपी कार्यालय से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि बैठकें सिर्फ बीजेपी में चल रही हैं, बैठकें तो कांग्रेस में भी शुरू हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस के तमाम मोर्चों की बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं की बैठक ली, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अलावा कांग्रेस के तमाम आदिवासी विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को बीजेपी गुमराह कर रही है। आदिवासी समाज सच्चाई का साथ देता है, आदिवासी समाज जल्द गुमराह हो जाता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भाषण देने से कुछ नहीं होता, नई पीढ़ी को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी पलायन नहीं चाहती, ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। आदिवासी भाइयों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका मुकाबला हम कैसे करें? गांव लेवल पर, बूथ लेवल पर। ये भोपाल बैठ के मुकाबला नहीं होगा, ये तो मैदान में होगा। और मैदान में हमें क्या करना चाहिए? बैठकों के अलावा भी खबरें बहुत सी हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे बहुचर्चित खबर की। अपनी किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सेट के गार्ड ने नहीं पहचाना। गार्ड ने स्मृति को भीतर जाने से रोक दिया। वहीं सेट पर उसी समय पहुंचे जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉय को गार्ड ने बिना पूछताछ के भीतर चले जाने दिया। बस इसी बात से नाराज स्मृति ईरानी बिना शूटिंग के लौट गई। जब कपिल और उनकी प्रोडक्शन की टीम को इस बात का पता लगा तो सेट पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रोडक्शन टीम ने स्मृति ईरानी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचा और कपिल की प्रोडक्शन टीम से काफी देर तक बातचीत की, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो प्रोडक्शन टीम ने सेट से जुड़े लोगों को घर जाने को कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री उनके ड्राइवर और 2 लोगों की टीम के साथ शो की शूटिंग के लिए शाम को कपिल शर्मा के सेट पर पहुंची थी। एंट्रेंस गेट पर वहां का सिक्योरिटी गार्ड अन्ना उन्हें पहचान नहीं पाया और उसने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। स्मृति ने उसे बताया भी कि उन्हें सेट पर एपिसोड की शूटिंग के लिए इनवाइट किया गया है, वो ही शो की स्पेशल गेस्ट हैं। इस पर गार्ड ने कहा, हमें कोई आदेश नहीं मिला है, सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद भी स्मृति काफी देर तक गार्ड को समझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा।
तभी जोमेटो का डिलीवरी बॉय आया। वो अंदर कलाकारों के लिए कुछ फूड के पैकेट्स की डिलीवरी देने आया था, तो गार्ड ने उसे बगैर कुछ पूछे जाने दिया। ये देखकर केंद्रीय मंत्री काफी नाराज हो गए और आखिर नाराज होकर स्मृति ईरानी बगैर शूट किए ही वापस लौट गए। और अब बात एक और दिलचस्प नेता की। पटना से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है जिसमें आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव अनोखे अंदाज में नजर आए हैं। दरअसल सुबह के समय का यह वीडियो है जब लालू सड़क पर लोगों को जीप चलाते नजर आए। वो खुद जीप चलाकर रोड पर घूमने निकले थे। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल पूरे हुए हैं और आरजेडी ने सरकार पर 21 सवाल दागे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार पर सवाल इसमें शामिल है। लेकिन आज की जो तस्वीर लालू प्रसाद के सामने आई वो बेहद रोचक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जीप लालू की बहुत पुरानी जीप है जिसे उनके कहने पर रंग रोगन करके 2-2.5 लाख रुपए में चमकाया गया है। और इसे देखने के बाद लालू खुद को ये जीप चलाने से रोक नहीं सके। अपने कुछ साथियों को जीप में बैठाया और शहर की सड़कों पर जीप उनकी फर्राटा भरने लगी। और अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की जो इस वक्त कंगाली की हालत से गुजर रहा है। पाकिस्तान को विदेशी कर्जे से मुक्त करके रियासत मदीना बनाने का वादा करने वाले पीएम इमरान खान ने मान लिया है कि उनका देश कंगाल हो गया है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास पैसा नहीं है जिससे देश चलाया जा सके। इमरान खान ने कहा कि बढ़ता विदेशी कर्ज और टैक्स रेवेन्यू में कमी कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। इमरान खान ने साल 2009 से 2018 तक की पिछली 2 सरकारों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने काफी बड़ी धनराशि उधार के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ली थी, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। तो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया कि इसकी क्या वजूहत होंगी। तो एक तो कॉलोनियल कल्चर मुल्क में कि जब पराये की हुकूमत थी तो उससे टैक्स चोरी करना कोई स्वाब का ही काम लोग समझते थे कि हम क्यों टैक्स दें इसको, बाहर से कोई हुकूमत आके हमारा पैसा उठा के बाहर लेके जा रहे है। तो एक थिंकिंग थी यहाँ। जबकि जो लोग ये समझते हैं कि ये जो टैक्स इकट्ठा होगा ये हमारे पे खर्च होगा, तो उनकी एटीट्यूड और होती है बनिस्बत उन लोगों की जो समझते हैं कि ये टैक्स इकट्ठा करके तो हमारे से बाहर ले जाएंगे। ये हमारा तो इमरान खान का पूरा बयान आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि दरअसल देश के भीतर टैक्स कल्चर ही नहीं है। लोगों को टैक्स देना एक बिला वजह का काम नजर आता है। उनको लगता है कि हमारे टैक्स से सरकार की बल्ले बल्ले होगी और इसलिए सरकार के पास जब टैक्स कलेक्शन नहीं है तो पैसा नहीं है, खजाना नहीं भरा है और उधारी ले लेकर अब ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान कर्ज तले दब चुका है और अब उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल तक मान लिया है। चलिए एक बड़ी सियासी खबर इस वक्त दमोह से आ रही है, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता जयंत मलैया के घर अरुण यादव पहुंचे हैं। एक नेता बीजेपी के और दूसरे नेता कांग्रेस के, दोनों सीनियर लीडर मुलाकात हुई है। दमोह में मुलाकात हुई है। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया अरुण यादव को लेकर उनके खुद के घर पहुंचे थे। सिद्धार्थ मलैया खुद अरुण यादव को गाड़ी से लेकर पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता भी अरुण यादव के साथ थे। अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया ने इस मुलाकात को हालांकि बहुत सामान्य बताया है, लेकिन 2 बड़े नेता और एक बीजेपी और एक कांग्रेस से, ऐसे में मुलाकात के राजनीतिक हलकों में कई मायने और कई कयास लगाए जा रहे हैं।
अरुण यादव जी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, लेकिन उसके साथ ही मेरे स्कूल के सीनियर भी हैं और मुझे मित्रवत मेरे साथ उनका संबंध है। और उन्होंने आग्रहपूर्वक जब उनका पिताजी के मिलने आने के लिए कहा तो मैंने उनसे कहा कि पिताजी तो नहीं है, यहाँ भोपाल हैं, पर आपको मेरे घर आना ही है। और कांग्रेस में होते हुए, विरोधी दल में होते हुए, ये उनका बड़प्पन है कि एक मित्रवत भाई स्वरूप को मिलने आए। मैं अभी जबलपुर से लौट कर आ रहा हूँ। हमारे एक साथी संजय यादव जी के पुत्र का जो आकस्मिक निधन हुआ, उस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में गया था। और वापसी में मेरे पिताजी के बहुत ही पुराने साथी मलैया जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया। उसके बाद फिर भोपाल निकल जाऊँगा। चलिए, बयान दोनों के सुनवाया आपको। दोनों ने इसको बड़ी सौजन्य भेंट बताया, बहुत सामान्य मुलाकात बताई, लेकिन फिर भी चूंकि दो विपरीत धाराओं के लोग हैं, इसलिए मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं और निकाले भी जाने चाहिए। मनीष सोनी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, दो कांग्रेसी मिले कोई ऐतराज़ नहीं, दो बीजेपी के नेता मिले कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन जब दो विपरीत धारा के लोग मिलते हैं तो फिर सियासी हलचलें बढ़ जाती हैं और कयासबाजियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सोहेल, और जब परिस्थिति असामान्य हो तो ये कयास और भी बढ़ जाते हैं। दरअसल ये पूरी राजनीतिक पटकथा दमोह उपचुनाव से जोड़कर देख सकते हैं कि दमोह उपचुनाव में जब कांग्रेस से भाजपा में आए राहुल सिंह भाजपा के प्रत्याशी बने और सिद्धार्थ मलैया जो कि यहाँ के कद्दावर नेता जयंत मलैया के पुत्र हैं, वो यहाँ की राजनीतिक विरासत संभालने वाले थे, उसके बीच में अगर नया नेता आ जाए तो कहीं ना कहीं उनके बगावती तेवर भी उस दौरान दिखे थे। और उसके बाद पार्टी ने कई जो निर्णय लिए वो भी कुछ इस तरह के मायने थे जिसमें सिद्धार्थ मलैया को और उनके कई साथियों को पार्टी से अलग भी कर दिया गया था। हालांकि बातचीत लगातार जारी है। ऐसे में अगर दोनों नेता मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जाते हैं और कई राजनीतिक मायने भी लगाए जाते हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन फिर भी राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। सोहेल, चलिए, और एक कयास ये भी है कि क्या कांग्रेस मलैया के घर में अपने लिए ज़मीन ढूंढ रही है। बहरहाल कयास हैं, कयासों का क्या चलता रहता। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम बातचीत के लिए। चलिए, दमोह से निकलते हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं, जहां निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथ ही दोनों दल निकाय चुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखिए ये सियासी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब सियासत के रंग बदलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होने वाली है और 6 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेंगे और 23 दिसंबर की रात तक मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार कोविड की गाइडलाइंस के साथ निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जो वर्तमान निर्वाचन संपन्न हो रहे हैं उसमें एक ही चुनौती के रूप में एक ही बात सामने है, कोविड। आज भी आप सबको हमने बताया है, हर प्रक्रिया में, हर कार्रवाई में, हर चरण में कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इधर निकाय चुनाव के लिए रणभेरी बजते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की बात करें तो इसके लिए पर्यवेक्षक पहले से ही नियुक्त कर दिए गए थे और अब निकाय चुनाव की तैयारी के सिलसिले में कल एक अहम बैठक कांग्रेस करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन सभी निकायों में जीत का दावा किया है। हमारी तैयारी पूरी है और जैसे पिछले समय सभी 10 नगर निगम जीते थे उसी प्रकार से ये नगरीय निकाय चुनाव भी हम जीतेंगे। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि इन निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 नगर निगम शामिल हैं। इसलिए इस पूरे निकाय चुनाव को बीजेपी 2023 की एक्सरसाइज मानकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो गई है और पूरे कार्यकर्ता हमारे तैयार है, दमखम के साथ में लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से पूरे देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव। पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया है कि जिस प्रकार से ये लोग नए नए ये करते हैं, ये जैसा भी कर ले
चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सब जीत करके आएंगे। हालांकि ये निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के पार्षद के चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस 2019 के निकाय चुनाव में किए अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि इन निकाय चुनाव की जीत हार का आकलन सरकार के 3 साल के कामों से किया जाएगा। इसलिए इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं की जाएगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, जीत के सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन फाइनल डेट को पता चलेगा कि जीत किसके हिस्से में आई और हार किसके हिस्से में है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।